इस्तांबुल की एक खूबसूरत स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक बुटीक बेकरी थी जो गुलाबी फूलों से सजी थी। बेकरी के किचन में बीरबल शेफ यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। बाल जालीदार टोपी में मुकैयद थे। इसके सामने स्टैंड पे केक रखा था जिसके ऊपर वो झुक के एहतियात से डेकोर कर रहा था। दफ्तन सर उठा के गर्दन दाएं बाएं घुमाई तो नज़र दीवार पे आवेज़ा टीवी स्क्रीन पर पड़ी। वहाँ सीसीटीवी कैमरास की फुटेज नज़र आ रही थी। वो चौंका। बेकरी के दरवाजे को खोल के ज़रीना अंदर आती दिखाई दे रही थी। बीरबल के चेहरे पे मुस्कुराहट दार आई। दरवाज़ा धाड़ से खुला। ज़रीना की नाक पे गुस्सा धरा था और वो लॉन्ग बूट से ठक ठक चलती तेज़ी से इनकी तरफ आ रही थी। इसने सफ़ेद मड्डी ड्रेस पहन रखा था और बालदार बाल कंधों पे फैले थे। ये तुम क्या बातें फैला रहे हो? वो इसके सर पे पहुंची और हथेली को टेबल पे रख के आगे झुकी। आंखों से शरारे फूट रहे थे। वालेकुम सलाम ज़ारा, मैं हैरियत से हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। बज़ाहिर केक पे झुके बीरबल ने सर उठा के इसे देखा और मुस्कुराया। बीरबल, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। वो इसकी तरफ झुक के गर आई। सच सच बताओ, माहिर किसके साथ इन्वॉल्व है? बीरबल ने गहरी सांस ली और सीधा हुआ। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक केक था। कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा जब तुम हर बात में सिर्फ माहिर के लिए फिक्रमंद होती हो? बीरबल से तो कोई प्यार नहीं करता। ज़ारा की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। इसने साथ रखी छुरी उठाई और केक के ऊपर जारहाना अंदाज में ले गई, गोया इसके अंदर गाड़ने लगी हो। अच्छा बताता हूँ। बीरबल ने जल्दी से दोनों हाथ खड़े किए। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? माहिर क्या करता रहा है इतने महीने? तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, खुद पूछ लो। वो एक नज़र ज़ारा की छुरी वाले हाथ को देखता और दूसरी केक पे डालता। इसके हाथ तैयार थे। इधर वो हमला करे, उधर वो केक नीचे से खींच ले। वो बदल गया है, वो गुस्से से बोली, लेकिन आवाज़ में बेबसी थी। कुछ हुआ है इसको। वो पहले हर बात मुझसे शेयर करता था, अब जैसे अपने होल में चला गया है। तुम जेलस हो क्या? बीरबल की नज़रें इसके हाथ में पकड़ी छुरी पर थीं। मैं क्यों जेलस होंगी? वो संभल के मुस्कुराई। मैं बतौर एक दोस्त इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। हाउ स्वीट। बीरबल ने मायने हिज अंदाज में पलकें चिपकाई। फिर? ज़ारा ने सवालिया अंदाज में अबरू उठाया। कौन है वो लड़की? पहले छुरी फिर लड़की। इसने हाथ बढ़ाया। ज़ारा चंद लम्हे से घूरती रही, फिर ज़ोर से छुरी से थमाई। मैंने इसे सिर्फ एक दफ़ा देखा था। वो रिलैक्स अंदाज में छुरी दूर रखते हुए बताने लगा। मुझे बस इतना मालूम है कि माहिर अफंदी को लड़की पसंद है और लड़की को पौधे, और ये इश्क का गम ऐसा है कि वो बहुत जल्द इससे निकल नहीं सकेगा। ज़रीना कुछ देर के लिए कुछ बोल ना सकी। बदिक्कत अल्फाज जमा किए, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो भी था वो ख़त्म हो गया ना। वो जैसे खुद को उम्मीद दिला रही थी। माहिर इसे छोड़ के आ गया है और वो नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। वो इसे भुला देगा। बीरबल धीरे से हंसा। मैं माहिर की रग रग से वाकिफ़ हूँ। इसे पहली दफ़ा मोहब्बत हुई है और वो इसे अगले कई साल तक भुला नहीं सकेगा। ये जो इतने दिन से वो कैफ में रोबोट की तरह काम करता दिखाई दे रहा है ना, ये सब अदाकारी है ज़ारा। वो लड़की एक दफ़ा इसके सामने आ जाए, इसका होल फ़ौरन टूट जाएगा। माहिर अपने महबूब लोगों से दस्तबरदार नहीं हुआ करता। बेकरी किचन में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ बेकर्स के दाएं बाएं चलने की चाप सुनाई दे रही थी। कैसी है वो? वो एकदम बिल्कुल संजीदगी से बोली। खूबसूरत, टैलेंटेड, ग्रूम्ड। माहिर को क्या पसंद है इसमें? बीरबल रुक गया। इसने सोचने की कोशिश की। मालूम नहीं, कहती हो तो पूछ के बता दूं। वैसे भी वो गम इश्क का शिकार है, शायद इसकी याद में कोई गज़ल ही कह दे। बाबा ने इसे कैसे राज़ी किया लंदन जाने के लिए? ज़ारा ने नज़रअंदाज करके अगला सवाल दागा। मुझे क्या मालूम, जैसे तुम्हारा बाप मशीन वैसे ही मेरा भाई मशीन। अब दो मशीनों की आपस की डील्स वही जाने। तुम्हारे वालिद साहब जानते हैं इस लड़की को, सारी तफसील है इनके पास। उन्होंने भी तुम्हें नहीं बताया? ओहो। ज़ारा चौंक उठी। पहले चेहरे पे बेयकीनी उभरी और फिर ज़ख्मीपन। बाबा जानते हैं? हाँ, बेशक पूछ लो इनसे। मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है। तुम्हारे मुंह से अक्सर झूठ ही निकलते हैं। मेरा मुंह झूठा से ही, कम अज़ कम मेरा अपना है।
आगे झुक के इसके करीब सरगोशी की। ज़रा तेज़ी से पीछे हुई, इसकी रंगत बदली। बदतमीज़। गुस्से से पैर ज़मीन पे मारा और मुड़ गई। वो मुस्कुरा के इसे जाते देखता रहा। ऐसे लगाते हैं शैतान की उंगली। अब होगा बाप बेटी में झगड़ा। फहर से साथ खड़े इंटर्न को बताया, जो बहुत अकीदत से इसे देख रहा था। लेकिन बीरबल बे, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? हर बात फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं की जाती। कुछ चीज़ें मैं अपने अंदर के शैतान के हाथों मजबूर होकर करता हूँ। जितना अज़ाब मेरा भाई और चचा मुझे देते हैं, ये तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सीखो मुझसे। वाई बे, आप बहुत ज़हीन हैं शेफ। सच सच बताओ, तुम लोगों ने भी मेरे नाम तो नहीं रखे हुए? अल्लाह अल्लाह, आप कोई माहिर बे जैसे बॉस थोड़ी हैं जो हम आपसे तंग हों। हम तो आपको सिर्फ शेफ या पतलून कह के पुकारते हैं। मुस्कुरा के बताया तो बीरबल के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। इसकी बेकरी का माहौल इतना दोस्ताना और हंसी मजाक वाला था कि इसे यकीन था यहाँ कोई इसका नाम नहीं रख सकता। माहिर को बस हर एक पे शक करने की आदत थी। वो सर झटक के दस्ताने उतारने लगा। मैं ज़रा एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, पीछे काम देख लेना। मुबीन मंजिल पे शाम उतरते ही किचन से खाने की महक उठने लगी। माला इस वक्त माँ के साथ कमरे में बैठी थी। इसका जहन ज़ियाद के रिश्ते वाले मामले में उलझा हुआ था। दफ्तर माँ ने इसे आवाज़ दी कि इन्हें बाथरूम ले जाए। मोहित लाउंज में बैठा कानों पे हैंड्स फ्री चढ़ाए यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा था और बख्त भी किचन में लगी थी। तब ही उन्होंने माला को पुकारा था, वरना वो अब कोशिश करती थी कि अपना बोझ बख्त भी पे डालें। माला इनके पुकारते ही फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। जितना माँ इसको कम से कम काम कहने की कोशिश करती थी, इतना वो इनके कामों के लिए सबसे पहले खड़ी होती थी। बात सिर्फ फर्मा बरदारी की नहीं थी। वो माँ को किसी दूसरे पे नहीं छोड़ सकती थी। जिस दिन से माँ बीमार हुई थी, माला के लाशोर में एक खौफ सा बैठ गया था कि किसी दिन वो अचानक से कमरे में दाखिल होगी और माँ गिरी हुई मिलेंगी। इनके सर से खून बह रहा होगा। ये खौफ इसे रात में एकदम से जगा दिया करता था। वो उठ के चेक करती, माँ गिर तो नहीं गई। हालांकि माँ आराम से सो रही होती। इन्हें बाथरूम में छोड़ के वो बाहर आई तो मोबाइल बज रहा था। ज़ियाद कॉलिंग। इसके चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। इसने एयरपोर्ट्स कानों में लगाए और कमरे से बाहर निकल आई। माँ को भी बाथरूम में कुछ वक्त लगना था और इसे ऊपर स्टूडियो से कुछ सामान भी उठाना था। कुछ सोचा आपने? तमहीद के चंद फिक्रों के बाद ही वो नरमी से पूछने लगा। वो इसकी आवाज़ सुनते हुए जीने चढ़ने लगी। खुले बाल शानों पे बिखरे थे और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो बहुत दिन बाद खुश और मुतमिन नजर आती थी। सोच रही हूँ। स्टूडियो अंधेरा पड़ा था। माला ने इसे स्विच बोर्ड पे हाथ मारा तो सारे में रोशनियाँ बिखर गईं। ज़ियाद ने इसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही रोशनी की थी। कितना वक्त लेंगी सोचने में? वो गहरी सांस लेके बोला, जैसे थक गया हो। वो हल्का सा हंसती। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस माँ को अभी अकेला नहीं करना चाहती। मैं अभी शादी की बात कर भी नहीं रहा। हम शादी तब करेंगे जब आंटी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपकी अम्मी कैसी हैं? वो इनकी हैरियत पूछते हुए कैबिनेट्स के सामने बैठी और इनके दरवाजे खोलने लगी। अजीब पुरस्कार सी बीमारी लग गई है इनको। वो उदास हुआ। मेरी अम्मी ने एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। मेरे अब्बू काफ़ी, ज़ियाद ने रुक के अल्फाज का चुनाव किया, काफ़ी सख्त थे। इनको अम्मी शुरू दिन से नहीं पसंद थी क्योंकि अम्मी खूबसूरत नहीं थी। अरे इतनी ग्रेसफुल हैं वो, ऐसे ना कहें। इसे वाकई हैरत हुई। अम्मी सांवली थी और अब्बू का रंग गोरा था। बस वो हमारी सोसाइटी की खूबसूरती के म्यार पे पूरी नहीं उतरती थी। हालांकि सांवला रंग तो इतना खूबसूरत होता है, इसे अफसोस हुआ। माएँ तो होती ही खूबसूरत हैं, मगर मेरी माँ को हमेशा से बदसूरती का ताना मिला। इनकी ज़ात बहुत कम्प्लेक्स में चली गई, लेकिन उन्होंने अब्बू की हर अच्छी बुरी बात बर्दाश्त की मेरे लिए। मैं अम्मी की ज़िंदगी की तमाम खुशियों का महवर हूँ। अम्मी और अब्बू की मैरिड लाइफ से मैंने ये सीखा है कि बीवी की इज़्ज़त सबसे ऊपर होती है, और मैंने बहुत पहले फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी बीवी पे कभी तनकीद नहीं करूँगा। वो ठहर ठहर के नरमी से बोला, कशमाला, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगा। वो आपको हर्ट करेगा। वो नार्सिसिस्ट है, पीटरमैन सिंड्रोम। वो लड़का जो कभी बड़ा नहीं होता। सब शादी से पहले कहते हैं कि वो बीवी को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं। आप मुझे आजमा लें।
क्यों ना हम फ़ौरन शादी के बजाय कुछ अरसा एक दूसरे को जानने में गुजारें। कोई इंसान कितनी अदाकारी कर सकता है। मैं जैसा अब हूँ वैसा ही रहूँगा। मुझे सच बोलने वाले कभी बुरे नहीं लगते। वो हल्का सा मुस्कुराई। आप लोग कल आ जाए, हम आपको अपना जवाब सुना देंगे। सारे फैसले हो चुके थे। ज़ियाद की आवाज़ एकदम खिल उठी। वाकई? मैं अम्मी को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। माँ? वो करंट खा के उठी। माँ बाथरूम में थी, वो इन्हें भूल गई थी। ओह खुदाया। वो तेज़ी से बाहर भागी, अंधाधुंध सीने फलांगे और नीचे लाउंज में आई। मोहित इसी तरह हेडफोन चढ़ाए वीडियो में मगन था। वक्त भी किचन में प्याज फ्राई होने के शोर में उलझी थी। माला बदहवासी से दौड़ती हुई कमरे में आई और तेज़ी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ों के पार वाले मंजर इसे हमेशा खौफजदा करते थे। दरवाज़ा खुलता चला गया। इसका बेडरूम नज़र आया। सामने बाथरूम के दरवाजे के सामने माँ फर्श पे गिरी हुई थी। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। शौक, खौफ, वो मुंजमद हो गई। माँ फर्श पे गिरे गिरे उठने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पे शदीद दर्द के आसार थे। इसे देखा तो इसी तकलीफ से बोली, माला बेटे कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ें दी। इसने चीख रोकने के लिए दोनों हाथ मुंह पे रख लिए। हाथ कांपने लगे थे। एक लम्हे के लिए वो बुत बन गई। ये सब कैसे हुआ? वो माँ को बाथरूम में भूल गई थी। उन्होंने इसे आवाज़ें दी, लेकिन जब वो नहीं आई तो इस बूढ़ी औरत ने खुद बाहर आने की कोशिश की। वो व्हीलचेयर पे बैठी और इसे बदिक्कत चलाते हुए बाथरूम से बाहर आई, लेकिन कमरे के फर्श पे कालीन के मुड़े हुए हिस्से की वजह से इनका पाँव लिपट गया और वो व्हीलचेयर से औंधे मुँह नीचे गिरी। गिरते गिरते उन्होंने साथ रखे सोफे का सहारा लिया, जिससे वो मुँह के बल गिरने से बच गई। अब अपने वजन के बायस इनसे उठा नहीं जा रहा था। इनके चेहरे पे बेबसी थी और तकलीफ थी। माँ, मेरी माँ। उफ। वो एकदम रोने लगी। फिर तेज़ी से इनके पास आई और इनका चेहरा दोनों हाथों में लिया। क्या वो ठीक थी? क्या इनका खून निकल रहा था? वो इनको उठाने की बजाय ये देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना मेरी बेटी, ना रो। माँ इसे रोते देख के परेशान हो गई। तुम रोगी तो मेरा दिल दुखेगा। तुम्हारी गलती नहीं है। मोहित, कैफ, सलीम, जल्दी आओ। घर के सारे मर्दों को आवाज़ें दे रही थी। चंद लम्हे में सब दौड़े चले आए। मोहित, बख्तबी, सलीम, सब ने भाग के माँ को सहारा दिया और ऊपर सोफे पे बिठाया। मोहित जल्दी से इनके पैर और टांगें चेक करने लगा। मौजज़ना तौर पर इनके सिर्फ पैर में मोच आई थी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो रोए जा रही थी, मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते हुए। माँ अपनी तकलीफ़ भूल के परेशानी से इसको देख रही थी। मेरी बेटी, तुम ना रो, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन इसे मालूम था कि ये सब इसकी गलती थी। माला, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी हेडफोन लगाए हुए था, वरना सुन लेता। मेरी गलती है। मुझ भी परेशानी से कहता इसको चुप करवाने लगा, लेकिन वो माँ के कदमों में नीचे बैठी इनका हाथ थामे सर झुकाए रोए जा रही थी। मैं आपको दोबारा कभी नहीं भूलूंगी। वो ज़ेर लब बड़बड़ा रही थी। बेटे, मैं ठीक हूँ। माला यार, शुक्र करो कोई नुकसान नहीं हुआ। सदका दो और रोना बंद करो बस। मोहित ने आपके इसे डपटा, लेकिन वो सर झुकाए मुसलसल रो रही थी। मोहित नहीं समझ सकता था कि इसका कर्ब क्या था, और ना ही माही समझती थी कि वो बदनसीब है, क्योंकि वो माँ से दूर है और इनकी बीमारी में इनकी खिदमत नहीं कर पा रही। दुनिया सिर्फ माँ की बीमारी के वक्त इसके पास मौजूद औलाद को देखती है, लेकिन माँ की सेहत के दिनों में कौन इनके पास था और कौन इन्हें छोड़ के चला गया था, ये सिर्फ औलाद को याद रहता है। ये इसे याद था। माँ को शायद भूल गया हो। माएँ भुला देती हैं, लेकिन इसे सब याद था। इसे मालूम था अब इसे क्या करना है। बंद दरवाजे के पीछे नजर आने वाले इस एक मंजर ने सारे फैसले करवा दिए थे। सर यार, इस्तांबुल की वो ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग इस रात मसनूई बत्तियों से रोशन खड़ी दिखाई देती थी। टॉप फ्लोर के डुप्लेक्स पेंट हाउस के अंदर झांको तो स्याह सफेद लॉन्ग रूम में जर्द बत्तियां जली थी। लॉन्ग रूम के एल शेप स्याह सोफे पे माहिर बैठा था। इसने दोनों पैरों के कैंची बना के मेज़ पे रखी हुई थी और गोद में कुशन के ऊपर लैपटॉप रखे हुए था। वो कुछ देर पहले ऑफिस से आया था, लेकिन लिबास तब्दील किए बगैर यहाँ बैठ गया था। इसे रात की तन्हाई और खामोशी में ये वीडियो कॉल करनी थी। माहिर फरीद इस वक्त अपनी सारी तवज्जो स्क्रीन पर मरकूज किए हुए था।
वहाँ एक सफ़ेद अपार्टमेंट के किचन का मंजर नज़र आ रहा था और सामने छोटे बॉब कट बालों वाली माही बैठी थी। इसका चेहरा भी वैसा ही संजीदा था और अब्रू हफ्गी से इकट्ठे थे, यहाँ शायद निदामत से, अपनी बहन को बताए बगैर इसके दुश्मन से बात करने की निदामत। लॉन्ग टाइम माही, वो नरमी से बोला तो माही ने गहरी सांस ली। जी, लॉन्ग टाइम। फिर इसे कुछ याद आया। वो कदरे आगे झुकी और इसकी आंखों में बगौर झांका। जब पहली दफ़ा हम मिले थे तो आप अकेले नहीं थे, आपके साथ आपकी महबूबा थी। माहिर साहब, वो कहाँ गई? माहिर के चेहरे पर उदास से मुस्कुराहट उभरी। हमारे दरमियान जुदाई आ गई। आपने इसे छोड़ दिया? नामुमकिन। वो हल्के से शाने उचका के रह गया। सच कह रहा हूँ, छोड़ दिया इसे। फिर तवक्कुफ से बोला, मैं तुमसे मिलने वैनकूवर आऊँगा। माही ने छंबे से इसे देखा। आपको जो पूछना है वीडियो कॉल पे भी पूछ सकते हैं, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है? मैं वो बातें सुनता हूँ जो कही नहीं जाती। अगर मुझे वीडियो कॉल पे जवाब मिल जाते तो मैं कशमाला का ड्राइवर ना बनता। ये आपने बहुत गलत किया। माही के माथे पे बल पड़े। एकदम से सब याद आया था। आपने मेरी बहन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। जानता हूँ गलत किया है, मगर क्या करूँ? हल्के से कंधे उचकाए। मुझे अपनी बहन को ढूंढना था। आपकी बहन के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम जानती हो। मैंने तुम्हें इसकी तस्वीर भेजी है। वो 2 साल पहले लापता हुई थी, जब वो 9 साल की थी। मैंने आपकी भेजी हुई तस्वीर देखी है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा, ना इसका नाम सुना है। मैं वाकई नहीं जानती। तुम्हें याद आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जब मैं जानती ही नहीं तो मुझे कैसे याद आएगा? वो मुतज़व्विब थी। इस आदमी को बात समझ में क्यों नहीं आ रही थी? वैसे वो तवक्कुफ से पूछने लगी, हलाल लापता कैसे हुई थी? माहिर के चेहरे पे एक साया सा लहराया। लोग कहते हैं वो मर गई है। मेरा दिल नहीं मानता। शायद लोग दुरुस्त कहते हों। वो जिंदा है और वो मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे सिर्फ इसे ढूंढना है। आपने माला से पूछा? माहिर ने इस बात में सर हिलाया। ज़हन चंद लम्हे के लिए मुबीन मंजिल में वापस चला गया। जिस रोज़ माला के ऊपर लिफ्ट में किसी ने हमला किया था, इस रोज़ घर आने के बाद जब वो शादी में जा रही थी, माहिर ने इसे रोका था। क्या बात है? कामदार लिबास में बलबूस लड़की झुमका दुरुस्त करते हुए कार में बैठ रही थी। इसने पुकारा तो रुक के इसे देखने लगी। वो किसी ऐसे ही मसरूफ़ लम्हे में इससे पूछना चाहता था जब वो ज़्यादा गौर न कर सके। ये बच्ची कौन है? मोबाइल पे हलाल की तस्वीर दिखाई। मुझे नहीं पता कौन है। कशवाला ने चंबे से तस्वीर देखी। क्या आपने इसको देखा था? ये सैलून में लिफ्ट के आसपास थी। माला ने झुक के गौर से इस तस्वीर को देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। इसके चेहरे पे शनासाई की कोई रमक ना थी। नहीं तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। ऐसे ही किसी की बच्ची होगी। मुझ पर हमला किसी आदमी ने किया था और दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गई। माहिर ने आंखें खोली। वो इस्तांबुल में अपने अपार्टमेंट में बैठा था और सामने लैपटॉप पे माही नज़र आ रही थी। चंद लम्हे के लिए भी मुबीन मंजिल में वापस जाना दिल को कितना अच्छा लगा था। मैंने कशमाला से पूछा था, वो सिलसिला क्राम जोड़ते हुए बोला, जिस दिन इस पर लिफ्ट में किसी ने हमला किया था, मगर वो नहीं जानती थी। किसी ने? वो हमला आपने नहीं किया था? और वो लाइटर? माही का लहजा तफ्तीशी था। माहिर फरीद ने बहुत ज़ब्त से गहरी सांस ली। मुट्ठियाँ भींच गई थी। मैं इस पर हमला करके अपने ही नाम का लाइटर क्यों गिराऊंगा? किसी ने ये जानबूझ के किया था ताकि कशमाला को मेरा नाम मालूम हो जाए और वो माहिर फरीद को ढूंढते हुए कैफ जमाल की असलियत तक पहुंच जाए। यानी आपके दुश्मन आप पर नज़र रखे हुए थे? माहिर ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे दुश्मन पहले दिन से जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। माही चौंकी। आप जानते हैं अपने दुश्मन को? इसने गहरी सांस ली। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसका नाम सरकार है और वो एक बूढ़ा आमल जादूगर है। वो बहुत अरसे से मेरे पीछे है। लंबी कहानी है, फिर सुनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान ले कि मैं बरसों से इस सरकार को ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे नहीं मिल रहा। सिर्फ वो हलाल के बारे में जानता है और इस सरकार और हलाल तक कैसे पहुँचना है ये सिर्फ हूरजहान की बेटी जानती है। वो बेटी जिसको मैं जानता हूँ, यानी कि तुम। ये सब आपको किसी ने बताया था? हाँ। इसने इस बात में सर हिला दिया। जैसे इससे ज़्यादा वो नहीं बताएगा। हर बात का अपना एक वक्त होता है। लेकिन कशमाला हलाल के बारे में नहीं जानती थी।
پھر آپ 2 ماہ اس کے ساتھ کیوں رہے؟ ماہی کی آنکھوں میں مشکوک سا تاثر ابھرا تھا۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ اس سوال کا جواب وہ خود بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ کشمالہ کے ساتھ ہونے والے واقعات جادو کی نشاندہی کرتے تھے۔ میں نے سوچا شاید اس پہ بھی وہی سرکار جادو کروا رہا ہو۔ اگر مجھے کشمالہ کا دشمن مل جائے، کیونکہ دشمن ہی جادو کرواتے ہیں، تو میں اس کے ذریعے سرکار کو ڈھونڈ لوں گا۔ یعنی آپ کشمالہ کے ڈرائیور بنے تھے اس جادوگر کی تلاش میں جو اس پر جادو کروا رہا تھا، کیونکہ آپ کا دشمن بھی وہی تھا۔ ماہی کو بالآخر اس کا مقصد سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہاں، مجھے کشمالہ کے دشمن کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کی تصویر ملی تھی مجھے سرکار کے البم سے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار کشمالہ کو جانتا ہے۔ میں اتنے ماہ اپنے اور کشمالہ کے خاندان کے درمیان کوئی لنک ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کچھ ملا؟ کچھ خاص نہیں۔ ماہر فرید اور کشمالہ مبین کے خاندانوں میں کوئی لنک نہیں تھا۔ تمہاری کبیرہ تائی پہ مجھے شک ہوا تھا، لیکن ان کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ وہ کھنگارا، کبیرہ بیگم نے ایک جادوگر ہائر کیا تھا تمہارے اوپر جادو کروانے کے لیے۔ ماہی ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی، آنکھیں پوری کھل گئیں۔ دیکھا میں کہتی تھی نا، کبیرہ تائی ہمارے اوپر جادو کرواتی ہیں۔ ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ لمحے بھر کے لیے ماہر فرید کے مالا کو دھوکہ دینے کا سارا غصہ بھول گئی تھی۔ لیکن یہ کوئی عام سا عمل تھا، پیٹر مسیح نام کا۔ یہ وہ سرکار نہیں تھا جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے اپنی کارگزاری بتا رہا تھا اور ماہی یک ٹک سنے جا رہی تھی۔ میں پیٹر مسیح کے پاس گیا تھا۔ وہ حلال کے بارے میں نہیں جانتا تھا، البتہ اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی۔ کبیرہ بیگم کافی عرصے سے تم پہ جادو کروا رہی ہیں، بالخصوص وہ رکا تمہارے بچے پہ۔ ماہی کی آنکھوں میں گلابی پن ابھرا۔ دونوں خاموش ہو گئی۔ وہ اس تکلیف سے واقف تھا۔ اسے یاد تھا ماہی اور اس کے بچوں کی موت، وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے تھے۔ پریشان مت ہو، وہ نرمی سے بولا۔ میں نے اس پیٹر مسیح کا علاج کر دیا تھا، وہ تمہارے اوپر جادو نہیں کرے گا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو ادھر ہیں۔ ماہی، اس دفعہ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے نرمی سے تسلی دی۔ ایک آنسو ماہی کی آنکھوں سے ٹپکا۔ اور اگر کبیرہ تائی نے کسی اور کو ہائر کر لیا، کسی زیادہ خطرناک جادو کو، تب؟ وہ خوفزدہ تھی۔ کیا معلوم کبیرہ تائی اسی سرکار کو ہائر کر لیں۔ ایسے اتفاق نہیں ہوا کرتے ماہی کہ کبیرہ بیگم پیٹر مسیح سے مایوس ہو کر جس جادوگر کو ہائر کریں وہ سرکار ہی نکلے، یعنی میرا دشمن۔ او نو! ماہر فرید نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بچکانہ بات کہہ رہی تھی، لیکن وہ میرے بچے کے پیچھے پڑی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی۔ وہ بے بس تھی۔ کیا عذاب تھا یہ! کہاں سے کہاں آ گیا تھا یہ جادو ان کی زندگیوں میں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ میں نے تم سے کئی برس پہلے کہا تھا ماہی کہ تمہارے بچے کی زندگی لکھی جا چکی ہے۔ ہم عربی میں کہتے ہیں کہ مکتوب، وہ بے اختیار بولی۔ مکتوب۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تمہارے بچے کی زندگی ہے تو کوئی جادو اس کو تم سے نہیں چھین سکتا، اگر نہیں ہے تو تمہاری کوئی احتیاط اس کو بچا نہیں سکتی۔ ماہی نے دھیرے سے سر ہلایا اور ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی۔ لیکن آپ نے مالا کے ساتھ بہت برا کیا، اور آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ آپ کے ماہی کو اس پہ غصہ آیا۔ امیر آدمی ہونے کے فائدے، آپ نے ٹکٹ لیا اور اپنی زندگی میں واپس چلے گئے، اس سے معافی تک نہیں مانگی۔ کیسی ہے وہ؟ وہ ابھی تک گردن موڑے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال پوچھنے سے ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ گالیاں نکال رہی تھی آپ کو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور واپس اسکرین کو دیکھا۔ اچھا، جیسے محظوظ ہوا ہو۔ مثلاً کون سی گالیاں؟ ماہی کو اس پہ مزید غصہ آیا۔ اس ڈھیٹا آدمی کا ہول اتنا مضبوط تھا کہ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن وہ بھی ماہی تھی۔ ابھی اڑاتی ہے اس کی رنگت، ٹھہرو ذرا۔ ماہر صاحب، آپ نے اس کا اعتبار توڑا اور وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجھ سے بات کرنے پہ وہ تمہیں معاف کر دے گی؟ ماہی نے غور سے اسے دیکھا۔ یا شاید تم نے ابھی تک اسے نہیں بتایا۔ میں اسے بتا دوں گی۔ اچھا؟ ماہی کی رنگت بدلی، تیزی سے بولی۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ویسے بھی میں اس کو ان دنوں میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ ان دنوں؟ وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک ہیں، اصل میں
لہجہ سرسری بنایا۔ مالا اور زیاد کی شادی ہونے جا رہی ہے نا، تو میں اس کی خوشی آپ کی وجہ سے کیوں خراب کروں؟ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ میز پہ رکھا اور پیر نیچے اتارے، پھر بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے؟ اس کا سانس رک گیا تھا۔ ماہی نے ہتھیلی پہ ٹھوڑی جما کے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ماہر صاحب؟ مگر اس کے ماتھے پہ پڑے بال بتا رہے تھے کہ اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ اس سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ آدمی زیاد، جیسے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی، وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اور کچھ؟ ماہر نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ وہ ماہر نے ایک مٹھی بھینچ لی، چہرے پہ شدید غصہ ابھرا، غصہ اور بے بسی۔ وہ کشمالہ کے قابل نہیں ہے، وہ بہت… اسے جیسے زیاد کی شان میں کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ضبط کر کے گہری سانس لی۔ تم اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ فیضی خانم نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ اس زبان سے ناواقف تھی جس میں وہ گفتگو کر رہا تھا، لیکن وہ ماہر کا چہرہ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے خود پہ تاریخی ہول میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ کیوں؟ مجھے تو بہت پسند ہے زیاد۔ ماہی کی معصومیت بھنوس برقرار تھی۔ میں تو چاہتی ہوں ان دونوں کی شادی ہو جائے، مالا اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ماہر نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا تھا۔ اس کے معصومانہ فکریں جیسے اس کے زخم پہ نمک ڈال رہے تھے۔ کتنا جانتی ہو تم اس آدمی کو؟ کزن ہے ہمارا اور بہت اچھا ہے وہ زور دے دے کر بول رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا ہونے اور کمفرٹیبل ہونے میں فرق ہوتا ہے مبینہ بی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہ کرے، وہ اس کو ہرٹ کرے گا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ اور آپ کون تھے؟ اوہ ہاں، وہ آدمی جس نے اسے دھوکہ دیا اور اتنا عرصہ اسے جھوٹ بولا۔ وہ آپ کی بات کیوں سنے گی؟ تمہاری سنے گی نا، تو سمجھاؤ اس کو کہ وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ماہر نے سر اٹھا کے راہداری کو دیکھا، پھر اسی انداز میں بولا، میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اسکرین فولڈ کی اور پیچھے کو ٹیک لگا لی، ٹانگ میں ٹانگ جمائی اور لبوں پہ مٹھی رکھے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ماتھے پہ ابھی تک بال پڑے تھے۔ بیربل زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے راہداری سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا، شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ بکھر گئی۔ ماہر بے کا موڈ کیوں خراب ہے؟ یقیناً تمہاری محبوب چیز یعنی پیسوں کا نقصان ہوا ہوگا۔ بکو مت، وہ چھڑک کے بولا تو بیربل کے لب او میں سکڑے، چہرے پہ ہمدردی ابھر آئی۔ لگتا ہے نقصان لیراز میں نہیں ڈالرز میں ہوا ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس ابرو بھینچے باہر دیکھتا رہا۔ بیربل نے غور سے اسے دیکھا۔ بات ہوئی کشمالہ کی بہن سے؟ اسے کچھ نہیں یاد۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن نہیں، ماہر بے کبھی غلط نہیں ہوتے، اور میں تو… وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے۔ وہ ایک دم بے بسی بھرے غصے سے بولا تو بیربل ٹھٹک کے رک گیا۔ اسے سیاق و سباق سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ کون زیاد؟ پھر سے یاد آیا۔ اچھا، وہ ٹال، ڈارک اور ہینڈسم نہیں ہے وہ۔ ماہر اب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ وہ جس سے بھی شادی کرے، تمہیں کیا؟ وہ آدمی اس کے قابل نہیں ہے۔ وہ باہر نظر آتے سیاہ پانی اور کنارے پہ کھڑی کشتیوں کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تم صرف اپنے جیلسی میں ایک آدمی کو پورا ثابت کرنے پہ تلے ہو۔ میں جیلس نہیں ہوں، اس نے سر جھٹکا۔ نظر آ رہا ہے۔ بیربل نے تن سے اسے دیکھا۔ لیکن اس آدمی میں مسئلہ کیا؟ کماتا نہیں ہے، اخلاق کا برا ہے، ریپوٹیشن خراب ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ اب کے بولا تو آواز ہلکی تھی۔ بس وہ… ماہر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ بس وہ اس کے جیسا نہیں ہے، تھوڑا تلخ ہے، ہر چیز پہ تنقید کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ بس اتنی سی بات۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آیا۔ ہر انسان کے اپنے پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں، تمہارے بھی ہیں۔ خود تمہارے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے ماہر، کوئی مجھ سے پوچھے۔ ایسے ہی اس یاد کے اندر بھی تلخی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ شاید گھر کا ماحول ایسا ہو
या इसने बचपन में बहुत दुख देखे हों जिसने इसको तलख बना दिया हो। बहुत से मर्द तलख होते हैं लेकिन अपनी मनपसंद बीवियों के साथ वो सेट हो जाते हैं। फिर वो बरसरे रोज़गार है, शरीफ है, हैंडसम भी है। हैंडसम नहीं है वो। माहिर फरीद ने उंगली उठा के तनबीह की तो बीरबल के चेहरे पे मुस्कुराहट उभर आई। वाई बे, ये लड़की पहले क्यों नहीं आई तुम्हारी ज़िंदगी में? मैं रोज़ तुम्हारी ऐसी जलती हुई शक्ल देखता और मेरे दिल को सुकून मिलता। बीर, माहिर ने गहरी सांस ली। अब की आवाज़ में बेबसी थी। वो इसको हर्ट करेगा, इसे इससे शादी नहीं करनी चाहिए। फिर किससे करनी चाहिए? किसी से भी कर ले। हाथ झुला के फिर से बाहर देखने लगा। बस इससे ना करे, किसी से भी कर ले। बीरबल ने ताज्जुब से इसे देखा। और तुम कहाँ हो इस सब में? मेरा और इसका कोई ऐसा मामला नहीं है। मुझसे वैसे ही वो नफरत करती होगी। मैं इसकी ज़िंदगी से जा चुका हूँ। वो तेज़ी से इसके सामने आया और गुस्से से बोला। मर्द बन के इससे माफ़ी मांगते और अपने मुंह से इसको बता देते कि तुम कैफ नहीं हो, तुम माहिर फरीद हो। वो किसी और के बजाय तुमसे सुनती तो तुम्हें माफ़ कर देती। और अब भी अगर वो नाराज़ है तो तुम्हें इसके पीछे जाना चाहिए। मैं किसी के पीछे नहीं जाया करता। वल्लाह, माहिर फरीद किसी के पीछे नहीं जाता। बीरबल ने गुस्से से दोनों हाथ उठा के नीचे गिराए। एक ज़माना था जब तुम इसी तरह गुरूर से कहते थे कि तुम किसी के पीछे नहीं जाओगे, माँ के भी नहीं, हलाल के भी नहीं, क्योंकि तुम नफ़रत करते थे हलाल से। इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। माहिर के दिल पे किसी ने हाथ डाला था। वो यकचक अपने छोटे भाई को देखे गया जो इसको गुस्से से देखते हुए हाथ उठा उठा के कह रहा था, मेरी बात सुनो और इस लड़की को भूल जाओ। तुम बस मशीन की तरह काम करो और पैसा बनाओ। पैसा आएगा हमेशा तुम्हारे काम, सिर्फ पैसा। इस ढीठ रोबोट को समझाना बेकार था। बीरबल मुड़ा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर वो रात गए तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। वो माहिर से नाराज़ था और इसे इंतज़ार था कि कब इसका भाई इसे मनाने आएगा। माहिर अमूमन इसको मनाने के लिए पैसे का सहारा लेता था। खामोशी से इसके दरवाजे पे आता और एक क्रेडिट कार्ड रख के चला जाता। बीरबल को लाशौरी तौर पर इसी कार्ड का इंतज़ार था। करीबन घंटे भर बाद माहिर फरीद ने इसका दरवाज़ा बजाया। वो बेड पे लेटा फ़ोन देख रहा था। बस हफ्गी से चेहरा उठा के देखा। माहिर चौखट में खड़ा था। इसके हाथ में कार्ड नहीं था, अलबत्ता कंधे पे छोटा बैग था। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। कहाँ? हूर जहान की बेटी से मिलने, सादगी से बताया तो बीरबल ने गहरी सांस ली। यानी इसकी तकरीर के बाद भी वो हलाल की ला हासिल तलाश में वैनकोट जा रहा था। वो कशमाला मुबीन से दस्तबरदार हो चुका था। वो इसको नहीं समझा सकता था, लेकिन इसने बस इस बात में सर हिला दिया और वापस फ़ोन को देखने लगा। माहिर बाहर निकल गया और अपार्टमेंट में खामोशी छा गई। अपने कमरे में सोई कशमाला मुबीन की आंख एक झटके से खुली। वो डर के एकदम उठ बैठी। जल्दी से टेबल लैंप जलाया। कमरे में जर्द रोशनी फैली तो कदरे सुकून आया। वो तेज़ तेज़ सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। इसने आज फिर एक ख्वाब देखा था। हालांकि वो आयतल कुर्सी पढ़ के सोई थी, लेकिन फिर भी बहुत भयानक ख्वाब देखा था। वही सफ़ेद बालों वाला अजीब सा आमिल ज़मीन पे बैठा था। इसके सामने तस्वीरें और पुतले रखे थे। वो एक पुतले के अंदर सुइयां चुभो रहा था। हर सुई के अंदर जाते ही पुतले के अंदर से खून निकलने लगता। वो आमिल के कंधे के पीछे से झुक के इस पुतले को देख रही थी। यकायक पुतले में ज़ियाद की छवि नजर आने लगी। इसके सामने अब ज़ियाद लेटा था। इसकी आंखें बंद थीं और इसके जिस्म में जगह जगह से खून निकल रहा था। आमिल ने कलम उठाया और एक कागज़ सामने रखा। फिर कलम की निब ज़ियाद सुल्तान के खून में डुबो डुबो के इस चौकोर कागज़ पे कुछ लिखने लगा। ख्वाब में भी माला को मालूम था कि वो तावीज़ लिख रहा है, मगर वो बदहवासी से ज़ियाद को देख रही थी। इसका बंद आंखों वाला चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और होंठ नीले। आगे क्या हुआ इसे नहीं याद, लेकिन वो आमिल, इसका चेहरा इतना शनासा सा क्यों लगता था, जैसे इसकी शक्ल किसी से मिलती हो। इसने बेख्तियार झुर्री ली। फिर साइड टेबल पे रखा ग्लास उठाया और गटागट पानी पी गई। और तब इसे ख्याल आया कि इसने पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। जल्दी से बिस्मिल्लाह अव्वल आहर पड़ी, लेकिन दिल में कहीं एक सुई सी चुभी थी। ये जो किसी भी आमल की जादुई सुई से ज़्यादा तकलीफदा थी। अगली सुबह बीरबल फरीद ने अपनी बेकरी में एक स्पेशल ऑर्डर तैयार करवाया। बहुत सा चॉकलेट और पिस्ता बकलावा। फिर इनके डब्बे पैक करवा के वो कैफ़ के दफ्तर चला आया। माहिर की गैर मौजूदगी में वैसे ही कैफ़ के स्टाफ के साथ पार्टी किया करता था।
سب خوش اور ریلیکس نظر آ رہے تھے۔ وہ مسکرا کے شبنم کے ڈیسک کی طرف آیا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ وہ البتہ اداس نظر آ رہی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے روبوٹ بھائی کو مس کر رہی ہو۔ اللہ میرے اوپر ایسا برا وقت نہ لائے۔ شبنم نے کانوں کو باری باری چھوا۔ میں تو کاموں کے لیے پریشان ہوں۔ ماہر ایک دم سے چلا گیا ہے، اتنا کام پڑا ہے، اس کو اپنے غم تھے۔ اب تک پہنچ گیا ہوگا وہ؟ سرسری سا پوچھا۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے گھور کے اسے دیکھا۔ صبح پہنچ گیا تھا، زارا کو بتا دیا تھا اس نے، اسی کو بتاتا ہے سب سے پہلے۔ وین کو، اور شبنم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ویسے کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے وین کور کی؟ وین کور؟ شبنم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تم نے ہی ماہر کی وین کور کے لیے سیٹ بک کروائی ہوگی نا؟ نہیں، وہ تو لاہور گیا ہے۔ شبنم نے جس بے نیازی سے بتایا، بیربل اتنی ہی تیزی سے سیدھا ہوا، لب کھل گئے۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکا۔ لاہور؟ حور جہاں کی بیٹی سے ملنے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ماہر نے یہ نہیں کہا تھا، کون سی بیٹی؟ وائی وائی وائی، وہ بے یقینی سے بڑبڑایا اور پھر ایک دم ہنسنے لگا۔ شبنم نے خوف سے اسے دیکھا۔ دور بنے کیبنز میں کام کرتے لوگ بھی اسے دیکھنے لگے، جو ہنستا چلا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے ماہر بے کی بڑی بے عزتی ہونے والی ہے آج۔ کاش میں ان کی ملاقات لائیو دیکھ سکتا۔ کس کی ملاقات؟ شبنم الجھ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہنسی دبا کے آگے جھکا اور رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ماہر اسی لڑکی سے ملنے گیا ہے۔ وہ باغبان کی بیٹی؟ شبنم کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیربل ایک دفعہ پھر ہنس دیا۔ ہاں وہی۔ واہ، کیا وہ اسے ساتھ لے آئے گا؟ شبنم کی آنکھیں چمکی، چہرے پہ ایکسائٹمنٹ پھیل گئی۔ معلوم نہیں، لیکن سوچو شبنم، کتنا مزہ آئے اگر ماہر وہاں جا کے اسے کہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ آگے سے کہے دروازہ اس طرف ہے۔ شبنم بے اختیار ہنس دی، پھر زور سے ایک فائل اٹھا کے اس کے کندھے پہ ماری۔ تم بہت خراب ہو بیربل۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنستے جا رہے تھے۔ ضیاء سلطان کے لاہور کے آبائی گھر میں اس صبح رونق لگی تھی۔ ڈرائیور مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکریاں گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ نگینہ بیگم روایتی خاندانوں کی طرح حالی ہاتھ جانا گناہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے بہت سے دوسرے تحائف بھی بیڈ پہ سامنے بچھا رکھے تھے۔ تمہارے ابو کو بتا دوں، ہمارے ساتھ آئے نہیں تو یہ نہ کہیں کہ مجھے خبر نہیں دی۔ وہ فون پر نمبر ملاتے ہوئے کافی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ نگینہ بیگم کی فون سپیکر پہ لگا کے بیڈ پہ رکھا اور خود زیور کے ایک ڈبے کو کھولنے لگی۔ وہ پرفیوم کی بوتل اٹھاتے ہوئے ان کا عکس دیکھ رہا تھا۔ سماعت فون کی گھنٹی پہ لگی تھی۔ سلسلہ ملتے ہی سلطان صاحب کی بیزار آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم زیاد کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے جواب کے لیے آج بلایا ہے، نگینہ بیگم نے خوشی اور جوش سے بتایا۔ فون پہ ہی بتا دیتے تو ماں بیٹا ایسے ہی ٹکٹ بھر کے وہاں گئے۔ پہلے ہی تمہارے بیٹے کی عام سی نوکری ہے، اوپر سے اتنے خرچے۔ زیاد نے آہستہ سے پرفیوم کی بوتل کھولی۔ نگینہ بیگم نے گہری سانس لی اور صفاء سے بولی، ایسی باتیں فون پہ کہاں ہوتی ہیں، خود جانا پڑتا ہے، لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اچھا جواب موصول ہو۔ تمہارا بیٹا تمہارے جیسی رنگت لیے پیدا ہوا تھا، اوپر سے عام سی نوکری، وہ کہاں دیں گے اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو؟ میرا بیٹا اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے سلطان صاحب، نگینہ بیگم نے جھکی آنکھوں مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اللہ اس کے نصیب بھی خوبصورت کرے گا، آپ دعا کیجیے گا۔ سلطان صاحب نے بڑبڑا کے کال کاٹ دی۔ نگینہ بیگم کتنی ہی دیر دل محسوس کے بیٹھی رہی۔ زیاد نے پرفیوم خود پہ چھڑکا تو باسی ماحول میں خوشبو سی پھیل گئی۔ پھر وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا۔ نگینہ بیگم بھیکی آنکھوں اٹھا کے اسے دیکھا۔ امی کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ وہ ایسے ہی ہیں۔ ایک آنسو نگینہ بیگم کی آنکھ سے ٹپکا اور جھریوں زدہ سانولے چہرے سے نیچے لڑک گیا۔ کاش ماں باپ اپنی اولاد کی رنگت کا انتخاب کر سکتے بیٹے۔ امی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، اب مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کل کوئی کسی کو رنگت کا تانا بھی نہیں دے سکتا۔ آپ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ وہ زخمی سا مسکرا دیں، پھر آنکھیں صاف کیں اور زیور کا ڈبہ اٹھا کے اسے دکھایا۔ یہ میری والدہ کا سیٹ تھا، اس میں فیروزے جڑے ہیں۔ میری رنگت پہ تو یہ کبھی اچھا نہیں لگا، کشمالہ پہ اچھا لگے گا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آج بات پکی کر دیں اور میں یہی انگوٹھی کشمالہ کو پہنا دوں، کیا کہتے ہو؟
वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। जैसे आपकी मर्जी। फिर घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। नगीना ने मुस्कुरा के अपने दराज कर बेटे को देखा। वो बहुत अरसे बाद इतना खुश और मुतमईन नजर आता था। मगर कशमाला के घर जाते ही ज़ियाद को एहसास होने लगा कि कुछ गलत था। हूरजहां का रवैया तो ठीक था, उन्होंने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया था, लेकिन कशमाला कुछ बुझी बुझी सी थी। इसने आम सा लिबास पहन रखा था और बाल बंधे हुए थे, पैरों में फ्लैट जूते थे, मेकअप भी नहीं था। हूरजहां और नगीना बेगम तख्त पे साथ साथ बैठी बातें कर रही थी और वो सामने सोफे पे बैठा बगौर इसे देख रहा था। साथ मुईद भी कुछ खामोश सा बैठा था। फिज़ा में एक अजीब सा तनाव था जिसे ज़ियाद सुल्तान महसूस कर सकता था। लंच से पहले कशमाला ने बख्तबी को आवाज़ दी और कहा कि माँ को वज़ू करवा के नमाज के लिए ले जाए। माँ इस बात पर इतनी खुश नज़र नहीं आती थी। अभी तो अजान हुई थी, ज़ोहर का काफ़ी वक्त था, वो ढंग से मेहमानों से बात तो कर लें। लेकिन कशमाला ने बख्तबी को आंखें दिखाईं तो वो व्हील चेयर पर माँ को अंदर ले गई। इनके जाते ही ज़ियाद कदरे सीधा होकर बैठा, सीने में तंगी सी महसूस होने लगी। वो बस कशमाला को देख रहा था। आंटी, कशमाला ने एक फ़ैसला किया है। मुईद खंगारा और बात का आगाज़ किया। मुईद और ज़ियाद सामने दो सोफ़ों पे बैठे थे और कशमाला नगीना बेगम के साथ माँ की जगह पे तख्त पे बैठी थी। मुईद बोलने लगा तो इसने नरमी से इसे टोका। मैं अपना फ़ैसला खुद सुना सकती हूँ मुईद। वो रुख मोड़ के नगीना बेगम को देखने लगी। वो आपके कुछ परेशानी से देख रही थी, जैसे समझ ना पा रही हूँ। नगीना आंटी, मैं माजरत करती हूँ कि मैंने आपको यहाँ बुलाया और यहाँ बुला के मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ कि वो ज़ियाद को देखे बगैर कह रही थी। दिल में कुछ था जो इसे जकड़ रहा था। यूँ ही अब्बू की बातें याद आने लगी थी। क्या मुझे एहसास हुआ मैं अभी शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा प्लीज़ मेरी बात सुने। इसने नरमी से इनके हाथ पे हाथ रखा। मैं जानती हूँ कि आप जल्दी शादी के लिए इसरार भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं अभी मंगनी भी नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ की तरफ तवज्जो नहीं हटा सकती। इन सब झमेलों में पड़ के मैं इनको नुकसान पहुँचा रही हूँ। हालांकि हम माँ का ख्याल रख सकते हैं, मुईद ने इजाफा किया, लेकिन माला बज़िद है कि वही माँ का ख्याल रखेगी। जैसे वो बेबस था। वो सुबह इससे एक लंबी बहस कर चुका था, लेकिन वो जानता था कि वो नहीं मानेगी। जब वो 5 साल पहले लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद गई थी, तब भी इसने मुईद को नहीं मानी थी, अब भी नहीं मानेगी। इसके पास माला के फ़ैसले का एहतराम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हूँ। मैं एक नया रिश्ता नहीं बना सकती। इसने पहली दफ़ा चेहरा मोड़ के ज़ियाद को देखा। ज़ियाद के चेहरे पे एक ज़ख्मी सा तासुर था। माला के दिल को कुछ हुआ। इसे अपना ख्वाब याद आया। आई एम सो सॉरी। आप लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त शादी की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन बेटे, नगीना बेगम की आंखें भीगने लगी। उन्होंने फिक्रमंदी से इसका हाथ थामा। हम बहुत उम्मीद से आए थे। अम्मी, ज़ियाद हल्का सा खंगारा। वो बेख्तियार इसे देखने लगी। क्या वो इससे नाराज़ हो जाएगा? क्या वो इससे नफ़रत करने लगेगा? क्या वो इसे अपनी बेइज्जती समझ के वहाँ से उठ जाएगा? दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया। कशमाला गलत नहीं कह रही। वो अपने अज़ली नरम अंदाज में कहने लगा, जैसे तकलीफ़ से कह रहा हो, लेकिन खुद को संभाले हुए हो। अगर एक इंसान ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो, वो भी माँ की बीमारी की वजह से, तो हमें इस पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए जिसे वो उठा ना सके। माला की आंखें भीगने लगीं। वो कह रहा था, मैं समझ सकता हूँ आप जिस कैफियत का शिकार हैं। जब से अम्मी बीमार रहने लगी हैं, मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने लगा हूँ। आप अपने आप पे बोझ ना डालें। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। पहले आंटी को ठीक होने दें और हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरा इंतज़ार करें या कशमाला, ज़ियाद ने नरमी से टोका। मैंने कहा ना, आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। कोई किसी के इंतज़ार में नहीं रहेगा। मैं ये कह के कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपको बोझल नहीं कर सकते। आप आज़ाद हैं, मैं आज़ाद हूँ। मुस्तकबिल में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी हम आपके फ़ैसले का एहतराम करेंगे। इसकी आवाज़ में कर्ब था और अंदाज में वक़ार। वो ममनूनियत से इसे देखे गई। नगीना आंटी ने भी बुझे दिल से सर हिला दिया। मुझ ने भी एक शाकी नज़र माला पे डाली, जैसे कह रहा हो कि कितने अच्छे इंसान को तुमने अपने हाथ से जाने दिया माला। हमेशा गलत फ़ैसले करती हो, हमेशा।
وہ سر جھکا کے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ وہ صرف ماں کی وجہ سے انکار نہیں کر رہی تھی، اسے اس خواب نے بھی ڈرا دیا تھا۔ وہ کرسٹ تھی، اس پہ اور اس کی ماں پہ جادو تھا، اور اس لیے بہتر تھا کہ زیاد سلطان ان کے کرسٹ خاندان سے دور رہے، ورنہ اسے ڈر تھا کہ زیاد کے ساتھ کچھ برا ہوگا، کچھ ایسا برا جو خواب یاد آتے ہی اس نے پھر سے جھرجھری لی۔ ہر بات بتائی جانے والی نہیں ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر پہ نہیں رکی، بس اپنا پینٹنگ کا سامان لیے ریسٹورنٹ چلی آئی۔ بار بار زیاد سلطان کی اداس آنکھیں سامنے آ جاتی تھیں، البتہ اس کے دل میں زیاد کی عزت بڑھ گئی تھی۔ زیاد نے اس سب کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، اور کیف کہتا تھا وہ اس کا دل دکھائے گا۔ اف کیف! اس نے کراہ کے زور سے برش رکھا۔ وہ زمین پہ گلاس وال کے سامنے بیٹھی اس پہ آنسو پیٹ کر رہی تھی۔ یہ کیف کہاں سے آ جاتا تھا بار بار؟ کسی نہ کسی خیال کی کڑی اس سے جا ملتی تھی۔ ہر چند دن بعد اسے لگتا تھا کہ وہ اسے بھول گئی ہے، پھر کوئی چھوٹی سی بات اس کی یاد دلا دیتی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے کیف کو اس کی زندگی سے نکلے؟ شاید 10، شاید 12۔ اس نے اب حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ امیر باپ کا امیر بیٹا، وہ اپنے ملک واپس چلا گیا تھا، اور وہ اس کے فریب کا تاوان آج بھی ادا کر رہی تھی۔ مالا، وہ جو زمین پہ بیٹھی سر جھکائے برش پہ پینٹ اٹھا رہی تھی، ایک دم ساکت ہو گئی۔ آواز عقب سے آئی تھی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، وہ اسے لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اسے وہم ہوا تھا، یقیناً اسے وہم ہوا تھا۔ وہ ہلی نہیں، سانس بھی نہیں لیا، بس برش کو پینٹ میں مکس کیے گئی۔ برش کے بال سرمئی رنگ سے لتھڑ چکے تھے، لیکن وہ غائب دماغی سے اسے پلیٹ پہ رگڑے جا رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کشمالا! وہ آواز پھر سے آئی تھی۔ برش اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ اس نے گردن اٹھائی۔ سامنے گلاس وال تھی جو آدھی پینٹ ہو چکی تھی۔ اس کے شیشے میں ایک عکس دکھائی دے رہا تھا، عقب میں کھڑا ایک ہیولا۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی تھی، سرگوشی میں کی جانے والی درخواست۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں کھڑی ہوئی، گود میں رکھی چیزیں نیچے جا گریں۔ پینٹ کی ٹیوب، ڈسٹر، ٹشو، چاک۔ اب وہ پورے قد سے کھڑی تھی، لیکن اس کی نوار کی طرف پشت تھی۔ کیا پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے؟ کیا وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ مول لے سکتی تھی؟ میں جانتا ہوں تم میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ایک دفعہ میری بات سن لو۔ وہ آپ سے کب تم پہ آیا تھا؟ فراق میں یا اس سے پہلے کی قربت میں؟ کون سا فاصلہ کب طے ہوا تھا؟ وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے جس کی آستین موڑ رکھی تھی، پیروں میں سیاہ بوٹ اور کلائی میں قیمتی گھڑی تھی۔ اس کا لباس اس کیف سے کہیں زیادہ قیمتی اور برانڈی لگتا تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ بال جل لگا کے پیچھے کر رکھے تھے، چہرے کی شیپ ویسی ہی بڑی تھی، اور اس کی بھوری آنکھیں وہ کشمالہ پہ جمی تھیں۔ کیسی ہو؟